स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लगातार इसमें से क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं बजट के अंदर से। तो चलिए जानते हैं। तो हम जानेंगे बजट होता क्या है सबसे पहले। और बजट का मतलब होता है आय यानी खर्चा और व्यय। आय का मतलब होता है हम जो कमा रहे हैं, हमारी जो अर्निंग होती है वो आय के अंतर्गत आएगी। व्यय हमने जो खर्च किया है वो व्यय के अंतर्गत आएगा। और आय और व्यय को इस प्रकार से मैनेज करना जिससे कि संतुलन बना रहे। तो इन दोनों का संतुलन, इन दोनों में बैलेंस बनाकर रखना ही बजट कहलाता है। तो अभी हम सबसे पहले जानेंगे उपभोक्ता का सिद्धांत। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जो होता है उसका सिद्धांत किसने दिया था। तो उपभोक्ता का जो सिद्धांत है वो दिया था एंजिल ने। और अब हम जानते हैं बजट का महत्व क्या होता है, बजट हमें क्यों बनाना चाहिए और इसकी क्या महत्व, ऐसा क्या इम्पॉर्टेंट है कि इसका बनाना जरूरी रहेगा। तो चलिए जानते हैं बजट इम्पॉर्टेंट क्यों रहता है और हमें इसे क्यों बनाना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें बजट का महत्व इसलिए रहता है क्योंकि हमें व्यय की जानकारी रहती है। व्यय की जानकारी, साथ ही हमारी आय कितनी है, आय यानी हमारी जो अर्निंग है वो कितनी है उसकी भी हमें जानकारी रहती है। हम भविष्य के हिसाब से योजनाएं बना सकते हैं। हिसाब से योजनाएं, साथ ही हम जब बजट बनाते हैं तो क्या होता है, हम भविष्य के लिए सेविंग भी कर सकते हैं। तो बजट के क्या क्या महत्व है एक बार इस पर हम जान लेते हैं इसके बारे में। व्यय की जानकारी, हमारा खर्चा कितना है, कितने जो हमारा घर चलाने में कितना खर्चा लग रहा है इसके बारे में हमें पता चल जाता है। अगर इसमें कोई इम्पोर्टेंट खर्चा नहीं तो हम उसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट है आय के बारे में जानकारी रहती है। आय के स्रोत हमें कहाँ से मिल रहे हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना था आय के क्या क्या स्रोत होते हैं। तो आय जब वास्तविक आय भी होती है, कुछ सेवाओं का हम यूज़ करते हैं उससे भी हमें आय प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है कि कहाँ से हमें अर्निंग हो रही है। नेक्स्ट हम जानेंगे भविष्य के हिसाब की योजनाएं। भविष्य के हिसाब से हम योजनाएं बना सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है, तो आप उनके फ्यूचर के हिसाब से योजना बना सकते हैं बजट बना के। क्योंकि बजट बनाने से हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर पाएंगे और उससे हम बच्चों के लिए रुपए जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भविष्य के लिए सेविंग। हम अगर बजट बनाते हैं तो जो फालतू खर्चे होते हैं उन्हें हटा देते हैं और उससे क्या होता है, हमें रुपए की बचत होती है और वो रुपया हम अपने भविष्य के लिए जमा कर सकते हैं। कोई भी आपातकालीन स्थिति, चाहे हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी हो जाए या फिर शादी हो घर में या घर बनवाना हो, ऐसी चीज़ों के लिए हम रुपए जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं टाइप्स ऑफ बजट के बारे में। बजट के जो टाइप्स हैं वो कितने प्रकार के हैं यहाँ पर आप जान लीजिए। सबसे पहले हमें 3 तरह के बजट के बारे में जानना है। पहला है घाटे का बजट। घाटे का बजट, इसमें क्या होता है, जैसे आपकी 100 रुपये अर्निंग है, मान लीजिए आपकी 200 रुपये अर्निंग है और इसमें क्या होगा, आपकी 200 रुपये अर्निंग है तो आपका खर्चा कितना है, अर्निंग आपकी है 200 रुपये और खर्चा है 300। तो इसमें क्या हुआ, 300 में से 200 माइनस करेंगे, 100 रुपये एक्स्ट्रा लगे। तो मतलब ये घाटे का बजट होता है। इसमें हमेशा जो है हम पर उधारी बनी रहती है। नेक्स्ट है संतुलित बजट। अगर इसमें आय 200 है तो व्यय भी 200 ही होगा, यानी बराबर होगा। आय भी 200 रहेगी और व्यय भी, आय और व्यय जो है बराबर रहती है तो उसे हम कहते हैं संतुलित बजट। नेक्स्ट है बचत का बजट। बचत का बजट, इसमें अगर हमारी आय 400 रुपये है और खर्चा जो है 300 रुपये है और उसमें से हम 100 रुपये बचा रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, बचत का बजट कहेंगे। और बजट का ये जो बचत का बजट है ये घाटे के बजट का जो है अपोजिट होता है। जबकि बचत का बजट जो है उसमें क्या हो रहा है,
100 रुपये हमारे बच रहे हैं, तो ये इसका अपोजिट होगा। नेक्स्ट अन्य बजट के बारे में जान लेते हैं। पूर्ण, आंशिक, सैद्धांतिक, औसत, और एक और है प्रामाणिक। तो यहाँ पर कितने हो गए? 5 टाइप्स के बजट हैं। सबसे पहला है पूर्ण। इसमें हर छोटी छोटी मदें काउंट की जाती है। छोटी मद काउंट, हर छोटी से छोटी चीज को इसमें काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है आंशिक। इसमें हम छोटे छोटे जो खर्चे हैं उन्हें काउंट नहीं करते हैं, बल्कि बड़े बड़े जो खर्चे हैं उन्हें हम काउंट कर लेते हैं। इसमें क्या होगा? बड़े बड़े खर्चे काउंट होंगे। सभी का बजट जो है इसमें आय और व्यय सेम नहीं होता है, और व्यय जो है ज़्यादा हो जाता है और हमारे ऊपर कई बार उधारी भी हो जाती है। संतुलित बजट, इसमें आय और व्यय सेम करते हैं और ना तो हम बचा पाते हैं ना एक्स्ट्रा कोई खर्चा होता है। बजट का बजट ये सबसे अच्छा और बेटर माना जाता है, बेस्ट होता है ये, बेस्ट बजट है ये। और इसमें जो अर्निंग है, जितनी आपकी अर्निंग हो रही है उसमें से आपका खर्चा जो है थोड़ा कम होता है और आप फ्यूचर के लिए भी सेव कर पाते हैं। नेक्स्ट अपने अन्य बजट के बारे में, जो कि 6 तरह के बजट और हमने देखे। कौन कौन से देखे? पूर्ण, इसमें छोटी छोटी मदों को लिख लिया जाता है कि कितना कितना, मतलब छोटी से छोटी, अगर आपने 1 रुपये का भी कोई सामान लिया है तो वो भी इसमें लिखा जाएगा। नेक्स्ट है आंशिक बजट। बड़े बड़े खर्चे हैं, सब्जी है, फल है, राशन है, बिजली का बिल है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड की जाती हैं। सैद्धांतिक बजट के अंतर्गत ये जो है कल्पना पर बेस्ड होता है। हम इमेजिन कर लेते हैं कि इसमें इतना खर्चा होगा इतना, और उस हिसाब से हम बजट बनाते हैं। नेक्स्ट है औसत बजट यानी एवरेज बजट। हम एक एवरेज मान लेते हैं कि जो पूरा महीना इतना खर्चा होगा, तो उस हिसाब से हम मदें लिख लेते हैं और उस हिसाब से खर्चा लिख के और बजट बना लेते हैं। नेक्स्ट है प्रामाणिक बजट, और ये फॉर्मेट एक तैयार किया जाता है, इसमें किसी भी संस्था या घर का उस हिसाब से जो है बजट बना लिया जाता है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं एंजल लॉ के बारे में। एंजल लॉ जो है इन्होंने 1857 में ये एंजल लॉ दिया था, और इनका पूरा नाम था अर्नेस्ट एंजल था। और इनका जो इन्होंने बजट का जो सिद्धांत दिया था, इसकी सबसे बड़ी कमी थी इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने इसमें बचत है उसको शामिल नहीं किया था, बचत को शामिल नहीं किया। इन्होंने क्या किया था? इनके जो बजट था उसकी कमी क्या थी? इन्होंने बचत को शामिल नहीं किया था, केवल जो खर्चे हैं उन्हें ही इसमें इंक्लूड किया गया। तो ये एंजल का जो लॉ है इसमें ये बचत जो है उसे शामिल नहीं किया गया था। और ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कई बार, जैसे टीजीटी में भी आया था मेरे ख्याल से 2018 का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे लिखते जाइए कहीं पर एक कॉपी के अंदर और फिर रिवाइज कीजिए। श्रीमती एंजल जो थी, इन्होंने 5 मदें इसमें ली थी। इन्होंने जो बजट बनाया था उसमें 5 मदें शामिल की थी। पहला लिखा इन्होंने मद, फिर समूह, फिर इन्होंने वर्ग दिए थे, मध्यम, उच्च और निम्न। इसमें इन्होंने मदें यानी खर्चे लिखे थे, कोई भी आप लिख लीजिए। इसमें जो हम जैसे कि सब्जी का खर्चा है, सब्जी पर है, कपड़ों पर है, घर, खाना, ये सारी इन्होंने इस तरह से मदें लिख दी। एंजल ने ऐसा माना कि जो मध्यम वर्ग है, उच्च वर्ग है और निम्न वर्ग है, इसमें जो है खर्चे जो है कुछ में बराबर रहते हैं और कुछ में ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि कपड़ों पर खर्चा है, जैसे कि कपड़ों पर है, खाने पर और मनोरंजन। तो एंजल ने ऐसा माना था कि अगर आय बढ़ती है, अगर आपकी आय बढ़ रही है तो कपड़े, खाने और मनोरंजन पर जो है उच्च समूह क्या करेगा? ज़्यादा खर्चा करेगा, ज़्यादा खर्चा। इन तीनों ही चीज़ों पर उच्च समूह में ज़्यादा खर्चा किया जाएगा। वही मध्यम वर्ग में भी वही सेम रहेगा, ज़्यादा, और निम्न वर्ग है उसमें कम रहेगा। वहीं पर इन्होंने एक बराबर जो मदें मानी थी, किसे माना था? इन्होंने एंजल जो है उनके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट इन्होंने माना था कपड़े, इन्होंने माना था घर का किराया,
घर का किराया जो है तीनों ही वर्गों में सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। घर का किराया है, बिजली का बिल है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये तीनों ही वर्ग, जैसे उच्च है, मध्यम है और निम्न वर्ग है, इनमें सेम रहेगा। तो हमने बजट के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे बैंक के बारे में, और बैंक में कुछ ज़रूरी खाते होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे, और इसमें से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये बैंक। बैंक जो है कौन से शब्द से बना है? इटालियन। बैंक शब्द जो है इटालियन शब्द बैंको से लिया गया है। बैंक शब्द जो है इटालियन शब्द बैंको से लिया गया है, और इसका मतलब है बेंच पर, बेंच पर बैठकर मुद्रा बदलना। बेंच पर बैठकर मुद्रा बदलना मतलब बैंक एक ऐसी संस्था है जहां पर हमारा जो रुपया हम जब सेव करते हैं तो वो बार बार उसकी अदला बदली होती रहती है। मान लीजिए आपने कोई फिक्स अकाउंट खोल लिया, उसमें कुछ फिक्स जो रुपए हैं वो आपने जमा करा दिए, फिर आप किसी और व्यक्ति को लोन की ज़रूरत पड़ी तो बैंक क्या करेगा? अपने पास से थोड़ी ना देगा, वो जो आपने फिक्स डिपॉजिट करवाया है वही इनकम जो है, वो आपका रुपया जो है वो उसको दे दी जाएगी, क्योंकि बैंक को पता है कि आप 15 साल 20 साल बाद वो रुपए लेंगे। तो उस हिसाब से बैंक क्या करता है, उस रुपए को अदला बदली करता रहता है, जब जिसको चाहिए उसी में से दे देता है, और फिर जो आपकी फिक्स अमाउंट होती है उस पर ये ब्याज भी देता है। तो बैंक क्या है? बेंच पर बैठकर मुद्रा बदलना, मतलब मुद्रा का अदल बदल होती रहती है, मुद्रा बदलती रहती है, इसका पैसा उसको, उसका पैसा उसको, ये चीज़ें चलती रहती हैं। नेक्स्ट हम जान लेते हैं बैंक में कितने तरह के अकाउंट होते हैं, हम कितने तरह के अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो बैंक में कितने तरह के अकाउंट हैं? 5 तरह के अकाउंट हम खोल सकते हैं, और कौन कौन से हैं? चालू खाता जिसको हम करंट अकाउंट भी कहते हैं। करंट अकाउंट ये क्या है? ये बिजनेसमैन द्वारा खोला जाता है। बिजनेसमैन जो होते हैं, व्यापारी लोग जो होते हैं, व्यापारी वर्ग द्वारा खोला जाता है करंट अकाउंट। और इसमें जो है रुपए जमा करने की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, आप कभी भी रुपए जमा कर सकते हैं, रुपए जमा भी कर सकते हैं कभी भी, और रुपए निकाल सकते हैं आप। इसकी जो बेनिफिट इसका क्या होता है करंट अकाउंट का, कि आप कभी भी रुपए जमा कर सकते हैं, कभी भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी जो करंट अकाउंट है इसकी कमी क्या है? कमी है इसमें बैंक ब्याज नहीं देगा आपको। बैंक क्या नहीं देगा आपको? ब्याज नहीं देगा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। चालू खाता यानी करंट अकाउंट क्या होता है? ये व्यापारी वर्ग जो है उनके द्वारा खुलवाया जाता है। ये इसमें जो मनी है कभी भी हम जमा करा सकते हैं, कभी हम निकाल सकते हैं, परंतु इसकी कमी ये है कि बैंक जो है इस पर कभी भी ब्याज नहीं देगा आपको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निश्चित बचत के बारे में। बचत का जो खाता है बचत खाता जिसे हम सेविंग अकाउंट भी कहते हैं। सेविंग अकाउंट होता है, और ये अच्छा माना जाता है। ये मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं उसके द्वारा ज़्यादातर खुलवाया जाता है, और इसमें जो है फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम के लिए फिक्स टाइम के लिए जमा कराई जाती है। तो हमने क्या देखा? बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, इसमें फिक्स अमाउंट होती है और फिक्स टाइम होता है। प्राइवेट में हम 8 बार रुपये जमा करा सकते हैं, वहीं जो गवर्नमेंट बैंक होता है उसमें 5 बार हम मनी को जमा करा सकते हैं। नेक्स्ट है निश्चित खाता, जिसे हम फिक्स अकाउंट भी बोलते हैं। फिक्स अकाउंट, निश्चित खाता, नाम से ही आपको पता चल रहा है फिक्स है। इसमें समय और मनी फिक्स रहेगी, और एक निश्चित समय के लिए जो है आप रुपए को जमा करा सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एफडी भी बोलते हैं।
एफडी जैसे आप जानते हैं, एफडी आपने नाम भी सुना होगा, कई बार हम कहते भी हैं कि आज ये प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, तो एफडी तोड़वा लेते हैं। तो इसमें होता क्या है, एफडी में हम एक फिक्स समय के लिए, जैसे 15-20 साल के लिए ही रुपए जमा कराए जाते हैं, फिक्स मनी जो है जमा कराई जाती है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवा रहे हैं तो बैंक आपको ज़्यादा ब्याज देगा। एफडी की जो अवधि है 10 साल की है और आपने ये एफडी जो है 5 साल में ही खुलवा ली, 5 साल में तोड़वा ली। तो अगर आप 10 साल में एफडी तोड़वाते तो आपको कितने मिलने वाले थे? आपको मिलने वाले थे 5 लाख रुपए। अगर आप 5 साल में इसको तोड़वा लेते तो आपको मिलेंगे 2.5 लाख रुपए। तो इसका जस्ट आधा हो जाएगा। अगर आप बीच में एफडी तोड़वा लेते हैं तो उस हिसाब से जो है बैंक उस पर ब्याज को कम कर देता है और आपको कम रुपए मिलते हैं। तो ज़्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि एफडी ना तोड़वाएं। एफडी जो है आपातकालीन स्थिति में ही तोड़वाई जाती है, जब ऐसा होता है कि कहीं से भी रुपए आने का कोई सोर्स नहीं होता और वो चीज़ को पूरा करना जरूरी होता है, तो उसी समय ये एफडी तोड़वाई जाती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता, इसको हम आरडी शॉर्ट में बोलते हैं, आरडी। आवर्ती जमा खाता को हम शॉर्ट में बोलते हैं आरडी, जिसका मतलब होता है रेगुलर डिपॉजिट। रेगुलर डिपॉजिट, इसमें रेगुलर का मतलब नाम से ही पता चल रहा है आपको, इसमें आप थोड़ी थोड़ी इनकम जो है जमा करा सकते हैं, रेगुलर करा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप एक फिक्स कर दें कि आप इतने समय के लिए करा रहे हैं। जैसे कि कई हमने देखा कि जो चालू खाता है इसमें तो आप रेगुलर लगातार आप कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी जमा करा सकते हैं। बचत खाता जो होता है एक फिक्स अमाउंट होती है और फिक्स समय के लिए डिपॉजिट कराई जाती है, इसमें बार बार हम जमा नहीं करा सकते। निश्चित खाता में भी फिक्स अमाउंट और फिक्स टाइम के लिए हम जमा कराते हैं, जिसे हम शॉर्ट में एफडी भी बोलते हैं। आवर्ती का मतलब होता है रेगुलर डिपॉजिट, जिसमें आप रेगुलर जो हर महीने के हिसाब से आप रुपए इसमें जमा करा सकते हैं। नेक्स्ट है गृह बचत अकाउंट। गृह बचत अकाउंट जो है अच्छा अकाउंट माना जाता है। तो गृह बचत अकाउंट जो है बहुत अच्छा अकाउंट ये माना जाता है। इसमें एक तरह का ये, जैसे हम जब आप छोटे होंगे तो आपने गुल्लक में रुपए जमा किए होंगे, सेम वैसे ही होता है ये है। और बैंक हमें एक टीम का एक तरह का बॉक्स देता है, एक तरह की गुल्लक देता है, उसमें हम अपने रुपए रखते हैं। वो बैंक जो है खुद ही हमसे वो रुपए रखवाता है और फिर हम उस टीम का जो डब्बा है उसको लॉक कर देते हैं और बैंक उसको अपने पास जमा करके रख लेता है। इस पर जो है बैंक कुछ ब्याज भी देता है, आपको ब्याज भी देता है। जैसे आप छोटी छोटी अमाउंट है, आपको छोटी छोटी सेविंग 5 रुपये बच गए, 10 रुपये बच गए, आप जैसे गुल्लक में डालते थे बचपन में 10 रुपये है, 5 रुपये का सिक्का है, ये इस तरह से डाल के आप ना बैंक को दे सकते हैं और बैंक आपका ये जमा कर लेगा और उसके बाद में इस पर थोड़ा थोड़ा ये ब्याज भी आपको देगा। तो चलिए अब जान लेते हैं चेक्स के बारे में। चेक का मतलब जिसमें आप अमाउंट लिखते हैं, निश्चित कोई भी अमाउंट लिखते हैं, चेक काटते हैं हम, किसी व्यक्ति को देना है चेक आप काट के दे रहे हैं या किसी संस्था को देना है तो आप अलग अलग चेक काट के देते हैं। तो ये चेक अलग अलग तरह के होते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं। पहला चेक है बैरियर चेक, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं वाहक चेक। तो ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट हुआ है और आप इसे अच्छे से देखें। वाहक चेक जो होता है एक खतरनाक चेक होता है। खतरनाक चेक कैसे होता है ये? क्योंकि इसमें अगर आपको ये अमाउंट लिख दी आपने और किसी व्यक्ति को दे दी, मान लो उस व्यक्ति से वो चेक कहीं पर गिर गया और किसी दूसरे व्यक्ति को अगर वो चेक मिल गया तो उससे रुपए को कैश करवा सकता है आसानी से। तो ये क्या है, एक खतरनाक चेक होता है और इसे बहुत ही संभाल कर उपयोग में लेना पड़ता है। अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में लग गया है तो वो तुरंत उससे रुपए ले सकता है। इसमें अगर आपको पता चल जाता है कि आपका चेक गिर गया है तो आप तुरंत जो है बैंक में इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि जो बैंक है उस अकाउंट को सील कर दे और वो व्यक्ति जो है उसमें से रुपए ना निकलवा पाए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आदेशक चेक या जिसे ऑर्डर चेक भी कहते हैं। ये जो है सुरक्षित चेक होता है। ऑर्डर चेक या आदेशक चेक जो है सुरक्षित चेक होता है और यहाँ इसी जो चेक बना होता है इसके पीछे आदेशक या फिर ऑर्डर
लिखा हुआ रहता है। और ये सुरक्षित चेक कैसे होता है, क्योंकि अगर बाय चांस ये गिर जाए या किसी को मिल जाता है ये चेक, तो फिर जो है बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है। बैंक इसमें पूरी छानबीन करती है और चेक में से जो रुपए हैं वो कोई भी व्यक्ति तुरंत नहीं निकलवा पाएगा। और जो है ये जो चेक होते हैं आदेशक चेक, इसके प्रति बैंक की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो इस वजह से ये कौन सा चेक है, सुरक्षित चेक है, सुरक्षित चेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेखांकित चेक के बारे में। रेखांकित चेक, रेखांकित चेक, रेखांकित चेक जो है इस तरह से होता है। और यहाँ पर ऊपर जो है नाम लिखा रहता है, यहाँ पर जमा राशि लिखी रहती है, जमा राशि लिखी रहती है, और यहाँ पर साइन होते हैं। ये सभी के अंदर होते हैं सेम टू सेम, बस जो चेक भरने का तरीका है वो अलग अलग होता है। इस वजह से इनके नाम जो है अलग अलग है, नाम और जमा राशि। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस तरह से रेखा खींची हुई रहती है, इस तरह से। तो ये जो है रेखांकित चेक होता है। और इसकी जो ये चेक होता है, अगर आप इसकी राशि किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहते हैं तो ये जो है कैश आपको इससे रुपए नहीं मिलेंगे इसमें। और रेखांकित चेक में क्या होता है, अकाउंट से अकाउंट में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रुपए जमा होते हैं। इसके द्वारा हम रुपए कैश प्राप्त नहीं कर पाते हैं, इसके द्वारा हमें जो रुपए हैं अपने अकाउंट में प्राप्त होंगे। यात्री चेक, यात्री चेक जो है इसमें भी यही होता है। यहाँ पर नाम होता है, यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर जमा राशि और यहाँ पर साइन। और यात्री चेक का फायदा ये होता है कि आपका अकाउंट मान लीजिए ओबीसी के अंदर है, तो आप किसी भी, ऐसा नहीं कि वही बैंक हमें चाहिए, हमें रुपए चाहिए तो हमें वही बैंक चाहिएगा और वहीं से हम रुपए निकलवा पाएंगे। अगर आपके पास यात्री चेक है तो आप ये जो रुपए हैं, आप ये रुपए कहीं से भी कैश करवा सकते हैं। मान लीजिए आपके चेक के अंदर 10,000 रुपए हैं और आपका जो बैंक है एसबीआई है, लेकिन आपको एसबीआई का बैंक कहीं पर मिल नहीं रहा, तो आप दूसरे बैंक से भी ये राशि निकलवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य चेक्स के बारे में, जैसे कि सीमित चेक। सीमित चेक जो होता है इसमें कोई भी अमाउंट फिक्स कर दी जाती है। मान लीजिए ये चेक है और मैंने यहाँ पर 5,000 रुपए लिख दिए, तो जिसको भी आप ये चेक दे रहे हैं कैश करवाने के लिए, तो वो 5,000 रुपए ही यहाँ से निकलवा पाएगा। दूसरा होता है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक में कोई भी राशि नहीं लिखी हुई होती। यहाँ पे जो भी, जिसको भी आप ये राशि निकलवानी है, जिसको कैश करवाना है, तो वो अपने हिसाब से जितनी भी वो अमाउंट चाहता है उतनी वो निकलवा सकता है। बस शर्त इतनी होती है कि वो अमाउंट आपके बैंक के अंदर होनी चाहिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने कोई चेक दिया, 50,000 रुपये उसने भर लिए और वो रुपये उसके आपके अकाउंट में है ही नहीं, तो फिर वो उतने रुपये नहीं निकलवा पाएगा। नेक्स्ट है एंटीडेटेड चेक। एंटीडेटेड का मतलब होता है पूर्व, और जैसे कि बना दिया जाता है, तो मान लीजिए मैंने लिख दिया 10 तारीख, तो 10 तारीख से पहले जो है हमें ये राशि निकलवानी पड़ेगी। अगर 10 तारीख के 11 तारीख हो गई तो आप ये चेक नहीं निकलवा पाएंगे और ये चेक खराब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एंटीडेटेड चेक जो होता है उसमें आप समय से पूर्व जो है रुपए निकलवा सकते हैं। जिस दिन जो डेट इसमें दी हुई है उस डेट पर ही आप निकलवा सकते हैं। अगर एक भी दिन ऊपर हो गया तो आपका ये चेक खराब हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट डेटेड, यानी बाद में। इसमें जो है कोई भी डेट दी हुई होती है, कुछ बाद की डेट होती है, मतलब कुछ समय बाद की जो डेट होती है, और इसमें आप जो है 6 महीने बाद की अगर डेट दी हुई तो 6 महीने बाद ही आप इसे निकलवा पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेट चेक की या नीसार चेक। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीसार चेक के बारे में। नीसार चेक जो है जो डेट इसमें लिखी हुई है उसी हिसाब से आप रुपए इसमें से राशि निकलवा सकते हैं। अगर आपकी
आपने उस राशि के बाद वो उस समय के बाद में अगर आप निकलवा रहे हैं तो ये चेक आपका बाउंस हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विकृत चेक के बारे में। ये इम्पोर्टेंट नहीं है पर आपको ध्यान रखना जरूरी है। विकृत और साथ ही अप्रतिष्ठित। विकृत यानी कटा फटा हुआ, कटा हुआ, गला हुआ, कटा फटा हुआ, या किसी वजह से कोई चेक कट जाता है या फट जाता है तो ये चेक किसी काम का नहीं होता और बैंक इसे स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट है अप्रतिष्ठित, जिसमें क्लियर ना हो। क्या क्लियर ना हो? इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, जो इंफॉर्मेशन है, अगर इसमें वो क्लियर नहीं दी गई है, कोई इंफॉर्मेशन आपने दी है, इंफॉर्मेशन अगर क्लियर नहीं है, अगर कोई इंफॉर्मेशन इसमें क्लियर नहीं है तो ये चेक जो है बैंक स्वीकार नहीं करेगा और ये चेक आपका खराब हो जाएगा, या फिर इससे चेक जो है, इस चेक को बैंक जो है बाउंस घोषित कर देगा। तो आज हमने काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े और आपसे कहना चाहूंगी आप इन्हें रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। और कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम बात करेंगे शेयर के बारे में, एमएससी और पोस्ट ऑफिस। ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन टॉपिक हम इसमें कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। ये वीडियो पहली है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे कहना चाहूंगी कि सारी वीडियो मैंने एक सीक्वेंस में बना रखी है और आप उन्हें देखें, क्योंकि ये होम साइंस से रिलेटेड जितने भी आप एग्जाम देने वाले हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम, उनमें सभी में ये क्वेश्चन इनमें से लगातार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। तो आपसे कहूँगी आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।